हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साई एकेडमी के परिवार में। मैं आनंद कुमार, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, ये आप जानते हैं। और इस चैनल पे बीते दिनों में, बीते साल में आपने कुछ वीडियोज आपको मिली। इस बार भी हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि हम आपको कुछ और भी सब्जेक्ट्स के, कुछ और भी चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं। इसी क्रम में केमिस्ट्री के क्लास 12 से मैं एक चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब कहानी ये है बच्चों कि ये चैप्टर कुछ लोगों के स्कूलों में, कुछ लोगों के कोचिंग्स में पढ़ा दिया गया होगा और कुछ लोग घर पे पढ़ने का ट्राई कर रहे होंगे। चैप्टर कठिन नहीं है, लेकिन चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके जेई के एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में इस चैप्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसको ये समझे कि ये केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, अगर हम ये समझना चाहें, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये जान पाए कि इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से है। अब जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जैसे आपने 11th में पढ़ा है एक चैप्टर फिजिक्स में, दैट इज काइनेमैटिक्स। एक पूरी यूनिट है जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन और तमाम मोशन आपने पढ़ी होगी। काइनेमेटिक्स को एक मोटा मोटा समझा जाए तो इसमें हमने ज्यादातर चीजें यही पढ़ी हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट और वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। भाई थोड़ा सा समझना है बातों को कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मोशन कर रहा है, तो मोशन के दौरान उसकी क्या एक्सिलरेशन है, ठीक है, उसमें क्या वेलोसिटी है, वो कहीं से कहीं को जा रहा है तो कितना वो टाइम ले रहा है। इन सब बातों को हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े थे। फिजिक्स में आप लोग को और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, हम बस यहां से इस कॉन्सेप्ट को अटैच करेंगे। अब जरा देखिए, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स कुछ कुछ एक ही जैसी बात है। देखिए, वैसे तो केमिस्ट्री का काम यह है कि केमिस्ट्री आपको चीजों के कॉम्पोजिशन के बारे में बताती है कि कोई चीज कैसे बनी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये मार्कर कैसे बना है, तो आप कहोगे सर ये इसमें पॉलीमर है, इसमें कार्बन है, इसमें प्लास्टिक जो बना हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक हैं। कुछ कहेंगे कि सर इसी टाइप का कुछ और भी बनता है। ऐसे ऐसे तमाम बातें करेंगे आप लोग। तो केमिस्ट्री कंपोजिशन की बात करती है, लेकिन यहां पे हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि ये जो कंपोजिशन हो रहा है, इसके पीछे की जो रिएक्शन है, अब थोड़ा सा समझना है बातों को कि इसके पीछे की जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन की काइनेमेटिक्स क्या है, समझना है आपको ध्यान से। कि किसी भी कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन दुनिया में हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है, अगर आप इसको बहुत आसानी से समझे, कोई अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो काइनेमेटिक्स है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, अगर आपको ये चीजें समझनी है तो आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, ये 3 चीजों पे डील करता है। क्या डील करता है भाई? तो ये डील करता है कि डील्स इन, मैं एक बार लिख देता हूं कि डील्स इन स्पीड। अब देखिए, मैं स्पीड वर्ड लूंगा, आपको इससे नहीं घबराना है कि सर फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी तो अलग होता है। मैं एक कॉमन भाषा में बात कर रहा हूं कि डील्स इन स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रही है उसकी बात करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होने को, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और भी क्या बात कर सकते हैं हम लोग बात कर सकते हैं कि व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ दिस, यानी ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम इसका इस्तेमाल कहां कहां किस तरीके से करते हैं, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब थोड़ा सा कुछ और भी बात मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में आपको जो है 3 टाइप की जनरल रिएक्शन दिखती हो। ठीक है, देखिए, चैप्टर कभी भी कोई भी आप पढ़ें तो उस चैप्टर को धुनना सीखें,
यानी उस चैप्टर को आप समझने का प्रयास करें। आप हड़बड़ी में ना जाएं कि आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स ले आने हैं, आपको जो है जेई में इतने मार्क्स लाए, आपको जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करना है। आपको यह सोचना चाहिए कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, इसलिए समझते हुए चलना है। तो देखिए, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसके बेसिस पे मैं जो है 3 टाइप की रिएक्शन बताऊंगा। मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन ऐसी होती होगी जो पलक झपकते हो जाती होगी, वेरी फास्ट, जिसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा हो, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, बहुत पलक झपकते हो जाए, उसको हम लोग बहुत फास्ट रिएक्शन कहेंगे। कोई भी एग्जांपल, अगर डेली लाइफ का एग्जांपल ले लें, जैसे मान लिया जाए कि मैं कहीं पे पेट्रोल रख दिया हूं और जैसे ही मैंने उसे इग्नाइट किया, जैसे ही हमने माचिस जलाया, उस पर तुरंत आग पकड़ लिया। तो कंबशन ऑफ पेट्रोल एक बहुत ही वेरी 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 फास्ट रिएक्शन में आएगी। अगर आप इसे कहें कि सर नहीं, ये तो हमको डेली लाइफ का हो गया, कोई रिएक्शन दे दीजिए, तो जैसे एक रिएक्शन मान लो कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लिया कि भाई HCl की रिएक्शन हमने NaOH से कराया, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली, और ये बना लिए आपका सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो भाई, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि नहीं नहीं चलो फास्ट तो हो गया, एक मॉडरेट टाइप का, यानी थोड़ा बड़ा ऐसा टाइम, मतलब कि जो कुछ मिनट से कुछ घंटे तक में हो जाए, है ना, ऐसा अगर कुछ हो तो उसको हम लोग मॉडरेट कहेंगे रिएक्शन। तो मॉडरेट में जैसे मान लो मैं कहूं आपसे कि भाई H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को आप वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक करो, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आप लोग जान पा रहे हैं कि रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। और रिएक्शन बैलेंस है, सब कुछ देख पा रहे हैं आप। थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिए, हमको पता है कि H2O2 से यह ब्रेक करना थोड़ा तो मुश्किल काम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ये ब्रेक होने में टाइम लगेगा। तो मतलब कि रिएक्शन हम 2 टाइप की देख लिए, एक तो बहुत तेज और एक मॉडरेट टेबल। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती होंगी जिसकी स्पीड बहुत धीमे होती होगी। आप एकदम सही समझे हैं, रस्टिंग, लोहे की जो रस्टिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन है ना। हम रस्टिंग ऑफ आयरन लिख सकते हैं एग्जाम्पल कि भाई ये जो है ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत धीमे 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 होती है। जैसे पेट्रोलियम का बनना, आप सबने बचपन में एक बार ट्राई जरूर किया होगा कि लाओ थोड़ा पेड़ पौधे के टहनियां काट के उसमें केरोसिन डाल के उसको मिट्टी से दबा देता हूं, पेट्रोलियम बन जाएगा। हम लोग अपने बचपन में एक बार ट्राई किए थे, तो उससे तो बनेगा नहीं, ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद पेट्रोलियम वहां बन जाएगा। पेट्रोलियम बनने में आपको पता है कि हजारों साल लगे होंगे, ठीक है ना। तो वो एक स्लो प्रोसेस हुआ। तो मतलब कि केमिकल काइनेटिक्स के बेसिस पे 3 टाइप की रिएक्शंस हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वेरी फास्ट जो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, एक मॉडरेट जिसकी स्पीड बहुत कम होती है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसमें कुछ दिन भी लग सकता है, ठीक है, और एक होता है स्लो प्रोसेस जिसमें बहुत सारे दिन लग सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप कि आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, और जब तक आप इन्हें नोट करेंगे तब तक हम अभी वापस आएंगे। तो बच्चों, उम्मीद है कि बोर्ड मिटने से पहले आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया करिए। वैसे हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके बुक में भी वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए, हमने 2 बातें करी। सबसे पहली बात करी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा सा ना, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो स्पीड वेलोसिटी की बातें थोड़ा अच्छी भी लगती है, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्पीड वगैरह बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। जैसे स्पीड को अगर हम लोग डिफाइन करें थोड़ा, तो स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई डिस्टेंस कवर्ड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, दैट इज स्पीड। अब केमिस्ट्री में भी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो हम तब से बात कर रहे हैं कि कोई जल्दी हो रहा है, कोई तेज हो रहा है, वो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसके लिए एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसको ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग अब से स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन ही समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सोचिए
जिस तरह से आपने यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला बनाया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, कुछ उसी तरीके से हम लोग जो है रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिफाइन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए बातों को, क्या कह सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके मतलब कि घर परिवार का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक टिफिन बॉक्स है और उस टिफिन बॉक्स में आपके पास 4 रोटियां हैं। एकदम सिंपल सी बात है कि आपके पास 4 रोटियां हैं, आप स्कूल गए, आपके पास 4 रोटियां हैं टिफिन बॉक्स में। अब इन 4 रोटियों को आप जो है खाते हो। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझना है इन बातों को। अगर आपका लंच टाइम स्कूल में 15 मिनट का लंच ब्रेक होता है, तो आपके पास एक चैलेंज है कि आपको इस 15 मिनट में ये 4 रोटी खत्म कर देनी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप जो है 5 मिनट में 1 रोटी खाते हो, 5 मिनट में 1 रोटी खाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 15 मिनट में जाते जाते आप 3 ही रोटी खाओगे। इसका मतलब कि आपकी स्पीड, आपका रेट थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री अप्लाई करें तो वी कैन से दैट कि इट इज रिएक्टेंट। ये जो है कहीं ना कहीं रिएक्टेंट है, हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं रिएक्टेंट है। आपने खाने का प्रोसेस करा और ये जो आपने खा लिया इसको हम मान लेते हैं कि ये है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट था, आपने खाने का प्रोसेस किया, उसको हम रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, यानी टोटल रिएक्टेंट इतने थे, 15 मिनट में आपने 3 रोटी का प्रोडक्ट बनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब थोड़ा समझना है आपको कि आपने यहां से यहां आने में कितना खर्च, भाई आपने प्रोडक्ट बनाया तो आप कहोगे कि सर हमने तो 3 ही रोटी खाया। और कितने देर में खाया भाई, तो आपने 15 मिनट में खाया। ठीक है, यानी कि कितना आपने प्रोडक्ट बनाया और कितने समय में बनाया, इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। कितना बनाया और कितने समय में बनाया, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी को थोड़ा अच्छे से हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो अगर हम इसको अच्छे से डिफाइन करना चाहेंगे तो देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर, तो वहाँ पे मोलैरिटी बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन पढ़े थे, तो हम मान लेते हैं कि ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है एंड इट इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, और ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है भाई। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि पहले, अब थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। मैं कह रहा हूं कि पहले आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 4 था जब टिफिन बॉक्स में रोटियां बंद थी, और आपने खाया कितना था भाई, 0, क्योंकि अभी लंच टाइम शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लंच टाइम स्टार्ट हुआ, आपने लंच टाइम के जस्ट बाद, यानी कि यहां से यहां तक आने में आपने 15 मिनट खर्च किए और अब आपने 3 रोटियां खा ली, जो बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बची कितनी भाई, 1 रोटी। ठीक है, हम इसको कंसंट्रेशन मान रहे हैं, तो पहले कंसंट्रेशन था 0, बाद में कंसंट्रेशन हुआ 3, पहले कंसंट्रेशन हुआ था 4, बाद में कंसंट्रेशन हुआ 1। दैट मीन्स कि चेंज इन कंसंट्रेशन, बच्चों बहुत ध्यान समझना है, चेंज इन कंसंट्रेशन, जो कि हम लोग यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस पढ़ रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कितने आसानी से आप लोग इन बातों को समझते हुए चल रहे। चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब कोई कहे कि सर कंसंट्रेशन यहां भी चेंज हुआ है और कंसंट्रेशन यहां भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको दोनों बातें क्लियर कट समझा के बता रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बच्चों। देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, रब कर देता हूं, और आप लोग क्या करेंगे कि ये डेफिनेशन आप लोग नोट करते चलेंगे साथ में। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए आप।
देखिए मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन आपको बता रखी है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। हम ये भी तो कह सकते हैं भाई कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम is also rate of reaction. Change in concentration of product in per unit time is also called rate of reaction. यानी दोनों की ही बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, डिफरेंस क्या है थोड़ा सा समझना है। हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे मैं इसे रिएक्टेंट कह रहा हूं, इसे प्रोडक्ट कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है। तो यानी कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में आएगा भाई, कम हो रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे घटना ही है उसको। अगर आपको शायद 20 मिनट समय मिल जाता तो आप जो है 4 रोटी खा लेते, तो फिर क्या होता 5 मिनट अगर हम यहाँ पे और समय ऐड कर दें आपके लिए तो ये 0 कर देंगे, आप ये 4 कर देंगे। ठीक है, तो मतलब एक टाइम बाद ये बिल्कुल 0 हो जा रहा है, और ये 0 था, 0 से आपने इसे 4 कर दिया यानी बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के केस में वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसे क्या करें, अगर हम इसे समझें तो देखो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई ये 0 हो रहा है यानी गायब हो जाएगा, एक टाइम बाद सारी रोटियां खत्म हो जाएंगी, सब 0 हो जाएगा। अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो कोई रिएक्टेंट आपने लिया है, वो रिएक्टेंट एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके टेस्ट ट्यूब से गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि रिएक्टेंट गायब होता है। तो रिएक्टेंट के बेसिस पे जो हम लोग रेट लेते हैं उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखिए कितना अच्छा नाम है, रिएक्टेंट के बेसिस पे जो रेट लेते हैं दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, गायब होने का रेट। और प्रोडक्ट के बेसिस पे जो लेंगे वो क्या होगा भैया, रेट ऑफ अपीयरेंस, प्रकट होने का, पैदा होने का रेट, कि किस स्पीड से वो बन रहा है उसका रेट प्रोडक्ट के बेसिस पे कहेंगे, और फिर जो है जो रिएक्टेंट के बेसिस पे होगा उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहेंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट करिए, फिर इसके फॉर्मूले पे हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों उम्मीद है आपने थ्योरी वाला पार्ट नोट कर लिया होगा। अब कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा आइडिया हो गया है, ये हमको पता है। अब हम थोड़ा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे। तो थोड़ा देखिए, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कंसीडर कि लेट अस कंसीडर दैट एक रिएक्शन है हमारे पास, A गिव्स B। अब बच्चे समझदार हैं, आप जान पा रहे होंगे कि A इज रिएक्टेंट, ठीक है, और B क्या है भाई, प्रोडक्ट। अब अगर यहां से हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि भाई टाइम टेकन इज T, ठीक है ना, वो आपको अपने आप से मान लेना है। ठीक है, तो थोड़ा समझो, इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, दोनों तरीके से आपको समझाएंगे हम, 2 तरीके से इसको फॉर्मूले बना सकते हैं अपने मन से। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहला तरीका एक सिंपल वाला, मान लेते हैं कि A की कॉन्सेंट्रेशन पहले A हो। देखिए आपके हिसाब से हम मान रहे हैं, इसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कह लीजिए कि A की कॉन्सेंट्रेशन पहले A है और उस समय प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 है। आपने T टाइम के बाद, आफ्टर T टाइम के बाद B की कॉन्सेंट्रेशन हो गई X और A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बचेगी फिर, तो भाई ये X जो आया है वो A में से ही आया है।
तो A का X हिस्सा यहां पे है, तो बचा हुआ तो यहां पे क्या होगा, A माइनस X। आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, अगर रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बनाना चाहें, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, तो वो क्या है भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैं और लगा रहा हूं कि भाई आप रिएक्टेंट की भी बात कर सकते हो और प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, और नीचे टाइम टेकन, कितना टाइम लिया या दिया गया। ठीक है, तो भाई देखो हम बनाते हैं, दोनों के लिए अलग अलग बनाते हैं। तो R इक्वल टू क्या होगा, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। तो रिएक्टेंट के केस में हम देख पा रहे हैं कि A में से A माइनस एक्स बन हो गया, तो चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, हम लोग माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंस लेंगे। ठीक है ना। तो देखो भाई A माइनस एक्स और इसका माइनस A, और कितने टाइम में भैया, T टाइम में। ये रिएक्टेंट वाला है, मैं यहाँ पे रिएक्टेंट लिख दूंगा। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बना भैया, माइनस एक्स बाई टी। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट के तरफ से देखते हो, R ऑफ प्रोडक्ट, तो भैया फाइनल माइनस का इनिशियल, x माइनस का 0, x माइनस 0 अपॉन में t, तो R प्रोडक्ट का बन जाएगा आपका x अपॉन में t, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव। बच्चों आपको याद होगा कि अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वैल्यू सेम होगी, सिर्फ साइन डिफरेंस होता है, और साइन सिर्फ समझने के लिए है कि भाई जो है एक में घट रहा है कंसंट्रेशन, एक में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर बुकिश लैंग्वेज देखें तो आप ऐसे बुकिश लैंग्वेज में फॉर्मूला लिख सकते हो कि भाई अगर आपको रिएक्टेंट का रेट लिखना है तो आप लिखोगे कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टाइम टेकन टी, और ये नेगेटिव का, ये आपने देखा होगा बुक में। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट का देखोगे तो प्रोडक्ट में देखोगे आप क्या चीज कि भाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, आपको पता है कि जब बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन के लिए होता है। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड टाइम टेकन टी, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो दैट इज रेट ऑफ disappearance, rate of disappearance, and that is rate of appearance। अच्छा, आप चाहो ना तो इस चीज को एक ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा सकते हो अपने समझने के लिए। जैसे देखो यहां पे एक मैं यहां पे ग्राफ बना रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के प्लॉट पे, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के प्लॉट पे ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में देखो, अगर हम यहां से ऊपर जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इधर जाएंगे टाइम बढ़ेगा। टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए, आपके लिए भी नहीं रुकेगा, इसीलिए पढ़ाई मन से करिए ना। ठीक है, तो देखिए भाई हमको पता है कि समय बढ़ने के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, गायब हो रही है, तो हम मान लेते हैं कि पहले रिएक्टेंट कहीं यहां पे रहा होगा, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहा होगा। और देखो प्रोडक्ट तो शुरुआत से जीरो है, रिएक्शन होने से पहले ही जीरो है, यानी कि प्रोडक्ट कहीं यहां पे होगा स्टार्टिंग में जीरो पे, और जब समय आगे बढ़ेगा तो हमको पता है कि रिएक्टेंट धीरे 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 घट जाएगा, और हमको ये भी पता है कि प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा है कि सर ये आपने कुछ नया ग्राफ तो नहीं बनाया, ये तो इक्विलिब्रियम में ये ग्राफ था। बिल्कुल सही बात है, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आप क्या कर लोगे, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हो, तो हमें इक्विलिब्रियम पे नहीं जाना है, हम इस ग्राफ को देख रहे हैं कि समय के साथ प्रोडक्ट जो है अपीयर हो रहा है, समय के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है। तो यहां तक आज के लिए क्लास समाप्त होगी।
उम्मीद है ये सब इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, केमिकल काइनेटिक्स की बातें समझ में आई होंगी आपको। अगले वीडियोज में हम और डिटेल में और भी चीज़ें बात करेंगे, और भी चीज़ें आपको समझाएंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज करेंगे हम लोग। तो उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए साईं एकेडमी के साथ, और सबसे बड़ी बात, पढ़ते रहिए। थैंक यू।